यूट्यूब पर। और आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स का, जो है डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। पीडियाट्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसको हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको जो हमारा नॉलेज जो हम शेयर कर रहे हैं वो आप उन तक भी पहुंच सके। और बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो उसी में हमने देखा है, इसमें डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि जो पहला है, इसमें तीन आती हैं। सबसे पहला हम देखते हैं डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले का मतलब है परफॉर्मेंस इन वन और मोर डोमेन्स सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज। मीन्स जो कोई भी डेवलपमेंट का डोमेन है, उसमें जो एक एवरेज दिया जाता है, उससे यदि लेट डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम उसको डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जो दो या उससे ज़्यादा डोमेन्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल रेट होती है वो अलग होती है। ठीक है, जैसे आइसोलेटेड स्पीच डिले, केवल एक स्पीच ही डिले हो रही है, बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है, तो ये बोलते हैं हम इसको डिसोसिएशन। मीन्स जैसे उसका हाइट वेट सब ग्रोथ जो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक स्पीड जो स्पीच का बोलने का है वो उसमें डिले हो रहा है। कई बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, लेट बोलते हैं, तो वो सब इसमें डिसोसिएशन में आता है। अगला हम देखें तो डेविएंसी। डेविएंसी का मतलब है कि इसमें जो सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है। मीन्स जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आता है, और जो बाद में आने वाला है वो पहले आता है, दैट इज़ डेविएंसी। फ्रेंड्स, इन सब में से क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको इसका एग्जांपल देखना है। क्राउलिंग कम्स बिफोर सिटिंग, दैट इज़ डेविएंसी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ इसमें से कि डेविएंसी का एग्जांपल है या डेविएंसी क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का रेड फ्लैग क्या होता है, और उसमें हम देखेंगे अपर लिमिट क्या रहती है। ग्रॉस मोटर सबसे पहले देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिटिंग विद सपोर्ट। यदि बच्चा 9 महीने तक बैठ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको कि 9 महीने तक तो सिटिंग विद सपोर्ट होना चाहिए। अगला है स्टैंडिंग विद सपोर्ट। सपोर्ट के साथ खड़ा होना, वो 12 महीने तक आ जाना चाहिए, अपर लिमिट्स है। ये पूछा गया फ्रेंड्स, इफ़ ए बेबी इज़ सिटिंग कैन नॉट सिट विद सपोर्ट एट 10 मंथ, एट द एज ऑफ 10 मंथ, then what will be the, then this is developmental delay. Okay, walking with support, that is the upper limit of 15 months. walking without support, that is 18 months. ये सब अपर लिमिट से इससे पहले करता है तो ठीक है, लेकिन इससे लेट हो रहा है तो वो आपको डेवलपमेंटल डिले में ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही टॉपिक हमने लिखे हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से याद करेंगे इनको, और जब हम MCQ सीरीज़ लेके आएंगे पीडियाट्रिक्स की, तो आप सभी उसमें अपना जितना भी नॉलेज है उसको चेक कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, पहला एक ग्रॉस मैटर देखा था हमने, अब देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का बात करें तो बेबलिंग होता है वो 12 मंथ तक रहना चाहिए। ठीक है, सिंगल वर्ड है वो 16 मंथ तक आ जाना चाहिए। मतलब सिंगल वर्ड बोलना वो 16 मंथ तक तो बच्चा बोलना शुरू कर देना चाहिए, ये एक अपर लिमिट है। उसके अलावा हम फाइन मोटार की बात करते हैं। फाइन मोटार में पिंसर ग्रास्प 12 मंथ तक आ जाना चाहिए, और स्क्रिबलिंग है वो 24 मंथ्स तक आ जाना चाहिए। अगला हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल स्माइल का मैक्सिमम अपर लिमिट है वो है 6 मंथ्स, और बाय बाय करने का जो है वो 12 मंथ तक बच्चा सीख जाना चाहिए। तो ये सब इसमें कॉमन जो आए हुए हैं वो सब हमने लिखे हैं, और यही पूछे जाते हैं बार बार, और यही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, कि सोशल स्माइल, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, सोशल स्माइल व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्माइल, तो वहाँ पर आंसर कईयों ने 3 महीने 4 महीने इनमें से चूज़ किया था। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टेबल है तो आपको अच्छे से आंसर दे सकते हैं, नहीं तो कोई टिपिकल लैंग्वेज डाल देता है, आपको आंसर ध्यान रखना है कि अपर लिमिट है। ओके, अब हम देखते हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट या डेवलपमेंट क्यूशेंट जो होता है, उसमें आपको देखना है डेवलपमेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100।
ये सब इससे हम डेवलपमेंटल एज क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन कौन से जो असेसमेंट के लिए टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उनका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टेस्ट किसके लिए यूज़ किया था। तो आपको एक नाम पता होना चाहिए। पाठक बड़ौदाज स्क्रीनिंग टेस्ट, एज एंड स्टेजेस क्वेश्चनर, रिवाइज्ड डेनवेयर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, ये सब हैं जो डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया इसमें से भी, मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो डेफिनेटिव टेस्ट है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए, वो आपको देखना है कि कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा बैठता है। बच्चे की एज यदि 1 to 3 मतलब 1 से 3.5 साल, 1 month to 3.5 ईयर्स है, तो आपको बार्ले स्केल यूज़ करना है। और वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल है, वो आपको 6 से 17 साल के बच्चे के लिए यूज़ करना है, 6 year to 17 years। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल है, वो 5th एडिशन, वो 2 year to 65 ईयर तक के एज के लिए करते हैं। और जो विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल है, वो बर्थ से 89 ईयर्स तक करते हैं। ओके, तो ये एक जनरल है, सबसे बेस्ट जो पीडियाट्रिक्स में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। ओके, सो अगला हम देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ये साइकेट्रिक का टॉपिक है। आपने देखा होगा, इसका न्यू नेम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। व्हाट इज़ द फार्मूला पूछा जाता है काफ़ी बार। तो ये तो नॉर्मल सबको आता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो एक एवरेज जो इस होता है वो 70 होता है। ठीक है, IQ। और हम बात करते हैं, यदि IQ इससे कम आ रहा है तो आपको ये ग्रेड में डाल देते हैं और उसको देखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड आता है 51 to 70, मॉडरेट आता है 36 to 50, सीवियर आता है 21 to 35 एंड प्रोफाउंड आता है 0 to 20। तो इस हिसाब से देख सकते हैं 20, ठीक है, 21, 35 के बाद में 50 और फिर आगे का 70। इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड। ओके, इस हिसाब से आप याद कीजिएगा, अच्छे से याद रहेगा। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की। तो बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस का मतलब है इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन एट नाइट बियॉन्ड द एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर की एज के बाद भी यदि बच्चा यूरिन पास कर रहा है नाइट में, वो है नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है? सब क्वेश्चन एक एक लाइन जो मैंने लिखा है यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो बॉयज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और फैमिली हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। फैमिली हिस्ट्री जिसमें 50% कैसे जैसे होते हैं कि उनकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही है, तो उनमें नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, यदि देखिए क्या बोल रहा है, यदि दोनों पेरेंट्स को नॉक्चुरल एन्यूरेसिस था तो उसको 77% रिस्क रहेगा, और यदि सिंगल पेरेंट को है तो 44% रिस्क रहता है इसका। तो आपको एक मतलब इससे थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि पॉजिटिव हिस्ट्री का होना भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। टाइप्स जो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि उसने कभी भी अभी तक मतलब नाइट में यूरिनरी कॉन्टिनेंस का अटेंड नहीं किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। सेकेंडरी होता है जिसमें पहले उसने यूरिनरी कॉन्टिनेंस हो गया था नाइट में, बट वापस उसने नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस डेवलप कर लिया है, उसको हो गया है, तो ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसका मैनेजमेंट की बात करें तो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस मोटिवेशनल थेरेपी हम बात करते हैं। तो मोटिवेशन इसके लिए किया जाता है, अलार्म थेरेपी भी इसमें यूज़ किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है कि अलार्म थेरेपी किसके लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ फॉर नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस। Okay friends, next one is the pica. It is also it is discussed in psychiatry also, but due to some reasons we put it in the pediatric portion because it is related to the pediatrics. So we will discuss here what is pica. Pica is and behavioral disorder. What is the meaning of pica? पिका की मीनिंग होता है कि परसिस्टेंट, लगातार खाता रहता है क्या, नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंस ओवर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 month। यदि 1 महीने से ज़्यादा तक वो ऐसे चीज़ें खाता है जो न्यूट्रिटिव नहीं है, न खाने मतलब जिसको खाते नहीं अमूमन, वो चीज़ खाता है, जैसे मिट्टी खा लिया, चौक खा लिया, ये सब क्या है, पिका है। और ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है,
ये देखने को मिलता है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उनमें हमें देखने को मिलता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन में देखने को मिलेगा, और इसका ट्रीटमेंट होगा वो बिहेवियरल थेरेपी होगा। ऑब्वियसली बिहेवियर डिसऑर्डर है तो बिहेवियर थेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थंब सकिंग मीन्स, आपको पता ही है इसमें क्या होता है, ये इन्फेंसी में देखने को मिलता है ज़्यादातर, और इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी होता है। ब्रुक्सिज्म की बात करें तो टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं इसको, और इसका मीनिंग पूछा गया है बहुत बार कि ब्रुक्सिज्म, व्हाट इज़ ब्रुक्सिज्म, ठीक है। तो आंसर था टीथ ग्राइंडिंग। ये भी बच्चों में देखने को मिलता है, और 5 साल तक के बच्चों में देखने को ज़्यादातर मिलता है। और कब, जब डे टाइम एंग्जाइटी होती है उसके साथ ही होती है। और यही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार दांत मतलब ग्राइंड करेगा तो दांत डेंटल और माल ऑक्लूजन भी हो सकता है, और जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उसमें पेन भी हो सकता है। अगला आता है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स मीन्स बच्चा सांस लेते लेते रुक जाता है, ठीक है। तो वो होता है, ये क्या होता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका इमेच्योरिटी के कारण से डेवलप होता है। यह कब होता है, 6 से 18 महीने का बच्चा होता है तो उसमें ये डेवलप होता है ज़्यादातर। और किस कंडीशंस में, जब फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, इंजरी हो तो उसकी सांस रुक जाती है, तो दैट इज़ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। एंड ये क्या होता है कि पहले रोना शुरू करता है और फिर वो बोलता है कि सांस भूल गया, ठीक है। दैट इज़ breath holding spell. Very easily you can understand what is the meaning of breath holding spell, why it occurs and when it occurs, what are the triggers। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये सब पूछा गया है। मैंने आपको ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पे करवाया है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनमें से पढ़ सकते हैं इजीली। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं जो है टिक्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ये भी एक साइकेट्रिक्स में पढ़ा जाता है, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे टिक्स और स्टीरियोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। टिक्स होता है वो सडन नॉन रिदमिक रैपिड रिकरेंट मोटर मूवमेंट्स होते हैं या वोकलाइजेशन होता है। ये टॉर्टेज सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। टॉर्टेज सिंड्रोम में देखने को मिलता है जिसमें बच्चा जो टॉडलर होता है मोस्टली उसमें देखने को मिलता है ये। और वो क्या करता है कि मतलब हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, ज़मीन पे लौट जाता है, वो सब इसमें बच्चे को होता है, ठीक है। 3 से 5 साल के एज तक टॉर्टे सिंड्रोम नॉर्मल है, उसके बाद रहता है तो वो एब नॉर्मल माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अचानक होता है, नॉन रिदमिक, कभी हाथ पैर मारना कोई रिदम में नहीं होता है, वो कुछ बोल बड़बड़ाता भी रहता है और हाथ पैर मारता रहता है, तो ये सब टिक्स में आता है। हम बात करते हैं स्टीरियोटाइपीज। स्टीरियोटाइपीज का मतलब है कि एक रिदमिक होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, और इसमें या तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगे या फिर पैटर्न ऑफ स्पीच होगा, और जिसमें क्या नहीं होता है, लैक ऑफ वेरिएशन ओवर टाइम, वो कंटिन्यू वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये होता है स्टीरियोटाइपीज। ओके, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो हमने बताया था साइकेट्रिक पढ़ते टाइम कि हम उसमें डिस्कस करेंगे इसको। तो ऑटिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑटिस्टिक का मतलब होता है कि वो अपने कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। और इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। क्लोजर स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब स्पेस नहीं है, मोस्टली 3 to 5 ईयर बोलते हैं 2 प्रेगनेंसीज के बीच, लेकिन इसमें कम स्पेस रहता है तो हो जाता है, बच्चे में ऑटिज्म होने का चांस ज़्यादा रहता है। एक्सट्रीमली प्रीटर्म, मतलब 26 वीक से पहले ही उसका बेबी हो गया तो उसमें ऑटिज्म देखने को मिलेगा, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। फैमिली मेम्बर्स विद लर्निंग और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो उसमें भी देखने को मिलेगा। एंटीनेटल एक्सपोजर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, एंटीनेटल एक्सपोजर हो थैलिडोमाइड, वालपोरेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए, या फिर रूबेला एक्सपोजर हो, तो उन सभी में ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनिंग टूल की बात करें तो एम चार्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। चलिए बिना कोई देर करे आगे देखते हैं। इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी, ठीक है। और जो इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव या फिर हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर,
इसमें क्या होता है कि इनअटेंशन रहता है और हाइपर एक्टिविटी रहता है, मीन्स वो इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है, और यह कम से कम 6 महीने तक रहता है। ठीक है, ये 12 साल की एज से पहले हो जाता है, 6 महीने तक रहता है। क्या परसिस्टेंट इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी रहती है, इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है, और ये दूसरे किसी डिसऑर्डर के कारण नहीं होना चाहिए, ये बात बोलते हैं इसमें। क्या इसके रिस्क फैक्टर होंगे? मैटरनल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैटरनल स्मोकिंग, एल्कोहल, लेड और मर्क्यूरी, ये सब डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ जीन्स है जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, तो मैटरनल एनवायरनमेंट ज़्यादा अफेक्ट करता है ADHD में। इसका हम बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो यही है, ADHD। ठीक है, और एडोलसेंस क्या बोल रहा है, लाइन देखिए, 60 to 80% ऑफ चाइल्ड विद ADHD कंटिन्यू टू हैव इट एडोलसेंस एंड अप टू 60% ऑफ एडोलसेंट एग्जिबिट ADHD सिम्टम इनटू चाइल्डहुड, सॉरी एडल्टहुड। मीन्स यह बड़ों में भी रह सकता है, ये भी एक ध्यान रखने की बात है। क्या क्या हम इसमें देते हैं? एटोमोजेक्टिन, ये टेबलेट देते हैं, एम्फिटामिन्स एंड मिथाइल फेनिडेट, ये तीनों दी जाती है ADHD में। ओके फ्रेंड्स, इतना हम डिस्कस किया। अगले वीडियो में फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे। इस पे हम जल्द ही MCQ सीरीज़ लाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।